बहुत मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत सरकार जिंदाबाद। इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया, थैंक यू। दिल्ली में यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर सोमवार को अफगानी लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की अपील भी की। देखिए तस्वीरें आप किस तरह जो अफगानी नागरिक हैं भारत में जो मौजूद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन करते हुए इन अफगानी नागरिकों को आप देख सकते हैं। खासतौर पर महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा शामिल हैं। इन लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की अपील भी की है। हालांकि आपको बता दें कि लगातार भारत सरकार जो भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद है उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है। अफगानी शरणार्थी वसंत विहार में यूएनएचसीआर के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। अफगानी सोलिडारिटी कम्युनिटी के पदाधिकारी अहमद जिया हैं बातचीत करने के लिए। सर, किस मुद्दे को लेकर आप प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पर? अरे अच्छा है मैं। क्या मुद्दा है सर आपका, क्या मांग कर रहे हैं आप? जी सर, आपका पता है कि हम जहाँ जो अफ़गान रिफ्यूजी रहते हैं, मोर देन 22,000 रिफ्यूजी यहाँ इंडिया में सालों से रहता है। इट्स मीन कि मोर देन 15 साल 20 साल से यहाँ लोग रहते हैं। भले ही यूएनएचसीआर के तरफ से इनके लिए कोई ऐसे समस्या नहीं है, कोई उसका जो बेसिक राइट है, जो ह्यूमन राइट है, वो भी नहीं मिलती है। आप अभी तक लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये? वही बात कर रहे हैं कि एक तो सपोर्ट लेटर देना, दूसरे सब रिफ्यूजी स्टेटस मिलेंगे, तीसरे यही कि हमारे लिए प्रोटेक्शन मिलेंगे, खाना पीना रहना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनएचसीआर का है। वाले 10 साल से कुछ नहीं मिला मेरे को। चाहेंगे किस लिए आप यहाँ पर आए? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे 10 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, ना हमारे फ्यूचर का किसी चीज़ का भी हमारा नहीं पता। मेरे 10 साल का बेटा है, ना वो पढ़ रहा है। 10 साल के हमारे सारे बच्चे हैं, जो ये इस बच्चे को भी पढ़ना, खाना पीना, रेंट कुछ भी नहीं है। आखिर हमारा कब तक ये हाल होगा यहाँ पर? तो अभी आप हमारे अफगानिस्तान भी हम पलट के नहीं जा सकते, जो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप कब आए थे? आप अपनी अगर कहानी बताएं, आपको क्यों वहाँ से आना पड़ा? अगर वही प्रॉब्लम जो सेम अभी चल रही है, मेरे बहन का जो हस्बैंड था ना, उनको डेथ हो गई थी, जो हमारे सब घर को अटैक हो रहा था कि आपका भी यही हाल होगा, सेम यही तालिबान की वजह से। तो आज हम यहाँ बैठे अपना घर सब कुछ छोड़ के आए। 10 साल उनको मारा है। किस लिए मारा है? उनको उनके घर के लिए मारा था। कब की बात है ये 2011 में हम यहाँ आए, 10 साल हो गए। हाँ। अच्छा, तो अभी 10 सालों में क्या आपको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला यहाँ पर? हम यहाँ रेफ्यूजी हैं, पर रेफ्यूजी का हम क्या करें? हमारे पास कार्ड है, लेकिन कार्ड हम कुछ नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं वही? हमारे ये बच्चे बिना पढ़े लिखे, आप जब सबसे पूछो वो सिर्फ बच्चों की बात करेंगे। हमारे बच्चे, रेंट, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं है हम लोग के पास। पूछो सब यही बोल रहे हैं, कब तक? हमें क्यों रखा है यहाँ पर जब हमारा कुछ नहीं हो सकता? और जावेद और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आप जिस तरह लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बार पूरी तरह से फिर से स्पष्ट रूप से समझाइए कि आखिर इनकी मांगे क्या है। देखिए, जो अफगानी मूल के लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, वो दिल्ली के वसंत विहार में यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी का दफ्तर है, उसके बाहर ये जुटे हैं। आप देखिए तस्वीरों में। और अभी यहाँ पर जो संगठन लीड कर रहा है वो बातचीत कर रहा है पुलिस से कि आगे क्या मेमोरेंडम दिया जाएगा, क्या प्रोटेस्ट ख़त्म किया जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊं, बड़ी संख्या में ये महिलाएं हैं। इनकी मांग क्या है, मोटे तौर पर हम आपको समझा देते हैं। दरअसल ये रिसेटलमेंट चाहते हैं किसी तीसरे देश में। अभी ये भारत में रह रहे हैं। इसके अलावा रिफ्यूजी कार्ड इनको चाहिए और प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा चाहिए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आप बताइए कि क्या मांग कर रहे हैं आप? हम ये चाहिए यूनिसेफ ऑफिस की तरफ से हमको रिसेटलमेंट करो, तीसरी मुल्क के भेजो। ये हर किसी को 6 साल 10 साल 11 साल हो गया इधर रहती है, उसको बच्चों को फ्यूचर मालूम नहीं, हमको फ्यूचर मालूम नहीं, बच्चों को स्टडी नहीं कर सकती, हम काम नहीं कर सकती, हमारी
जिंदगी सब रिफ्यूजी लोग। आपको कितने साल हुए यहाँ पर और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ मेरी पर? को जो है 6 साल हो गया मैं इधर है। मेरा बीती जो हम अफगानिस्तान से आया था वो बहुत छोटे था, अभी वो बड़े हो गया, 30 इयर्स ओल्ड हो गया, अभी तक वो स्टडी नहीं कर सकता। और देखिए कुछ बच्चे भी हैं यहाँ पर जो प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे डरने के लिए नहीं आए, और हम चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज में जाएं। और यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा, और हमारा जो खाने का और घर के जो फीस वगैरह होते हैं वो भी हमारे पे कम बढ़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का शहर तो आप देख सकते हैं कि तालिब आ गए अंदर और कोई भी काम बंद है, सारा बंद है ना, तो हम उतना नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमें दूसरे शहर जाना है। देखिए ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान नहीं लौट सकते, यहाँ से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं। और भी देखिए ये महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, और ये तादाद में आपको बता दूं कि हज़ारों की संख्या है जो अफगानी लोग हैं, लगातार पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ कर रहे थे। आप बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? हम यहाँ अपने फ्यूचर के लिए आए। हम यूनिसेफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करे ताकि हम पढ़ाई कर सके और काम कर सके। यहाँ तो आप सेफ हैं, यहाँ क्या दिक्कत है आपको? हमें यहाँ पढ़ाई की दिक्कत है और काम करने की दिक्कत है, हम यहाँ काम नहीं कर सकते, कोई जॉब कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल जावेद, बताइए आप क्या? वैसे मार जाएगा। यानी कि इन लोगों की भी अपनी मांगे हैं। वहाँ जहाँ एक तरफ अफगानिस्तान में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर अफगानी नागरिक यहाँ दिल्ली में भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि काबुल में फंसे 46 अफगान सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को निकाला जा रहा है। रिपोर्ट है कि अफगान सिख समुदाय के लोग अपने साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी लेकर लौट रहे हैं। सभी लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं और उन्हें वायुसेना के विमान से भारत लाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। और अमित सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, देखिए लगातार वहां पर हालात लोग जैसा बता रहे हैं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे में भारत सरकार लगातार उन लोगों से संपर्क साधकर उनको निकालने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन अभी हमने एक खबर दिखाई जहां पर एयरपोर्ट के बाहर, जो काबुल एयरपोर्ट वहां पर है, वहां फायरिंग हो रही है, यानी कि लोगों को वहां से निकालने में भी बड़ी चुनौती है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को वहाँ से निकालने में, और इसी वजह से जो है कतर एम्बेसी, जो कि इंडिया की जो कतर एम्बेसी है, वो लगातार काम कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उन सभी भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ जो सिख समुदाय के जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें भी तुरंत वहाँ से बाहर निकाला जाए, सेफली निकाला जाए। और केवल यही नहीं, अफगानिस्तान के नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो उस तालिबान के दहशत से परेशान है, तालिबान का दहशत वो देख चुके हैं, जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, उससे भी जितने भी लोग अफगानिस्तान के नागरिक हैं वो इंडिया अगर आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी शरण देने के लिए भारत सरकार तैयार है। और यही नहीं, जो पूर्व राष्ट्रपति गनी के सरकार में जितने भी पूर्व मंत्री, सांसद के अलावा जो डिप्लोमेट्स थे अफगानिस्तान के, उन सभी को शरण दे रही है भारत सरकार। तो भारत सरकार दहशतगर्दी के खिलाफ जितने भी लोग वहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं, जो भी लोग परेशान हैं, उन सभी लोगों को शरण दे रही है। और अगर हम देखें तो 14-15 अगस्त के बाद से ही 700 से ज़्यादा लोगों को अब तक भारत सरकार वहाँ से निकाल चुकी है। और आने वाले दिन में ये जो मिशन है भारत सरकार का, ये लगातार जारी है। किसी भी तरीके से कतर एम्बेसी, दोहा एम्बेसी की तरह बातचीत किया जा रहा है, और जो लोग इंटीरियर में फंसे हुए हैं अफगानिस्तान को, उनको सुरक्षा मुहैया कराकर एयरपोर्ट तक लाना, एयरपोर्ट से उसके बाद फिर कतर लाना, और कतर से उसके बाद फिर हिंदुस्तान लाना। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को भारत सरकार बखूबी ले रही है और सबको बाहर भी निकाल रही है।
जी, चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है भारत सरकार। लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है अफगानिस्तान से। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर है कि काबुल से 4 अलग अलग विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इन 4 विमान के जरिए 146 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। जो विमान दिल्ली आए हैं उनमें कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा के विमान शामिल हैं। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली आए हैं। यानी कि लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर एक शख्स है जो कि काबुल से पहुंचे हैं अभी इंडिया। क्या माहौल है अभी काबुल पे? सर माहौल तो आप लोग देख ही रहे हो टीवी में, कितना बुरा हाल है। बस अब क्या बोलूँ मैं आपको। बुरा मतलब किस तरीके से? तालिबान का कब्जा है अब चारों तरफ। क्या है? आप वहाँ क्या करते थे? मैं यूएस एम्बेसी में था। यूएस एम्बेसी में थे तो आप वहाँ फंसे हुए थे? फंसे हम तो निकल गए थे सर। यूएस एम्बेसी वालों के साथ निकल गए थे हम यहाँ कतर में। किस तरीके से वो दहशत फैला रहे हैं? अब उनका दहशत का तरीका तो वही है ना सर, उनका राज है, सब कुछ करेंगे वो लोग। 2 मिनट नहीं सर, प्लीज 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 सर। तो ये शख्स जो है ये काबुल से पहुंचे हैं इंडिया और इनका कहना है कि वहाँ तालिबान ने दहशत फैला रखा है और इसी वजह से जो है वो इंडिया किसी भी तरीके से वो पहुंच पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले सुनील और बलविंदर नाम के भारतीयों से भी न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत में दोनों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अफगानिस्तान से लगातार भारत लौट रहे लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं। क्या नाम है आपका और क्या वहाँ पर करते थे आप? मेरा नाम सुनील दाल है, मैं वहाँ शेफ था यूएस एम्बेसी में, वहाँ जॉब करता था मैं। तो किस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में? क्या जो वास्तव में भगदड़ मची हुई है वहाँ पर, बताया जा रहा है? देखो, जब तक हम वहाँ थे अब हमें तो पता नहीं क्या, हम तो वहाँ से तालिबान का जब अटैक होने वाला था सब था उससे पहले हम लोग जा चुके थे वहाँ से, क्योंकि 14 की रात को हम वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद तो हमने न्यूज़ में देखा, हम लोग पर्सनली वहाँ जाके गए नहीं, देखा नहीं क्या है वो क्या रहा है। दोस्त लोग हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट किया था हमने, तो उन्होंने बोला कि बाहर का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, क्या नाम है, अच्छा हुआ आप लोग मतलब टाइम से निकल गए। वो तो किस तरह से वहाँ से निकाले गए? ये यूएस आर्मी ने निकाले या किसी और भारत सरकार के माध्यम से निकले? यूएस आर्मी थी वहाँ पे, उन्होंने उनके जो C-117 था उनसे हम निकले, कतर के लिए गए थे, वहाँ पे उनका एयरबेस था, वहाँ पे हम लोग कुछ स्टे किया था। कितने लोग थे जो वहाँ एम्बेसी में काम करते थे? अप्रोक्सीमेट 300 से ज़्यादा ही थे। अभी लोग फंसे हुए हैं? सब आ गए, सब आने वाले पीछे खड़े सब लोग। तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई आने जाने में? जिस तरह से कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, इजी था, लीगली था। मतलब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थी कतर में, उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया। यहाँ पर किस तरह का कोई प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया गया? बस कोविड था, उसके चक्कर में थोड़ा 6 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा, अदर देन सब ठीक ठाक था। तो भारत सरकार की तरफ से कोई संपर्क आप लोगों से किया गया? नहीं, हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने जब वहाँ जो कतर में जो हमारे एम्बेसी थी उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात करी, उसके बाद उन्होंने एम्बेसी के थ्रू सारा काम हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो लोग हमारी बात सुनते नहीं, हम लोग डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट से बात करते या कुछ दूसरा एक्शन लेते, पर ऐसा कुछ बोला नहीं। कुछ ऐसे लोग भी जो आपके संपर्क के हैं, आपके साथ पहचान वाले जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, आपकी उनसे बात? नहीं, हमारा जो ऑल जो स्टाफ था, कलीग्स थे, वो सब है, वो सब आने वाले हैं, सब निकल गए। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। आप कहाँ काम करते थे अफगानिस्तान में और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं हिमाचल का हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। तो मेरे साथ भी अभी काफ़ी बंदे आए हैं, तो हम लोग भी 15 तारीख को वहाँ पे पता चला था कि ऐसे ऐसे हो गया है, तालिबान ने जो हमला कर दिया है। 15 तारीख को हमें निकाल लिया गया था उधर से। कहाँ काम करते थे आप अफगानिस्तान में? यूएस एम्बेसी में करते थे, काबुल यूएस एम्बेसी में। जी। तो क्या काम करते थे वहाँ पर? हम कैटरिंग का काम करते थे। कितने लोग थे भारतीय वहाँ पर? वहाँ पे तो कम से कम 200 के करीब था। तो किस तरह के हालात थे जब आपको वहाँ से निकाला गया और किस तरह से निकाला गया? सर जब तक हम वहाँ से निकले थे तब तक तो बाहर में पता चला था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती थी। तो जैसे ही कुछ पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वैसे यूएस आर्मी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। तो यूएस आर्मी ने आपको कब निकाला और कहाँ रखा फिर निकालने के बाद? हमें सीधा कतर लेके गए थे, दोहा कतर में जो आर्मी कैंप है उनका, वहाँ पे ले जाया गया। जावेद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जावेद, देखिए लगातार लोग वहां से इधर आ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी किस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही होंगी उनके सामने? देखिए, काबुल से जो लोग लौट रहे हैं वो वहाँ की दर्दनाक कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात काबुल में इस वक्त बने हुए हैं। और देखिए, वही हालात उन लोगों को देखना पड़ा था जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। शायद वजहें अलग अलग रही होंगी। ये भीड़ बता रही है जो अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर जुटी है, जो मांग कर रही है कि इनको भी वो अधिकार दिए जाएं, सुरक्षा दी जाए, रीसेटलमेंट कराया जाए। यहाँ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। कौन बात करेंगे? हिंदी में बात कर लेंगे सर।
क्या किस मांग के लिए आए हैं आप? हिंदी में इसको समझ नहीं। हाँ सर, आप बताइए, आप कुछ बताएंगे? देखिए ये नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, बहुत देर से आप यहाँ पर हैं, आपने अफगानिस्तान का झंडा भी पहना है, क्या कहें, किस मांग के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? I will talk later, okay? हाँ? I will talk later. देखिए ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। जो फिलहाल यहाँ जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पुलिस से कुछ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि कोविड की वजह से ये प्रोटेस्ट आप ख़त्म करें। क्या बातचीत चल रही है? जी भाई, किस लिए आए हैं आप, ये बताइए। यहाँ पर हम अपना हक मांगने आए हैं। हाँ। कि हम कब तक के यहाँ पर बैठेंगे। अच्छा, हाँ। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड ये है कि हमें यहाँ पर बुलाया गया है कि थर्ड कंट्री से हमें आपको भेजेंगे। अच्छा। अब कब भेजेंगे ये हमें नहीं पता, और ये बता भी नहीं रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर जो हमारे को जो कार्ड मिल रहे हैं ना, हाँ। वो जैसे कि कार्ड मिल रहा है कि उस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। उस कार्ड से ना हम एक सिम भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा। सिम कार्ड जो है, न बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं, ना कोई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कितने प्रॉब्लम्स है, इलेक्ट्रिक बिल्स ऑनलाइन पे होती है। लेकिन सब लोग रीसेटलमेंट की मांग कर रहे हैं, रीसेटलमेंट मांग रहे हैं, या हमारे को फ्यूचर। मतलब आप कह रहे हैं जो रिफ्यूजी कार्ड है उसके बावजूद यहाँ पर आपको वो राइट नहीं मिल रहा है? राइट नहीं मिल रहा है, रिफ्यूजी कार्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, देखिए ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रीसेटलमेंट किया जाए। और देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर जो बहुत देर से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं और लगातार यहाँ डिमांड कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। मेरा नाम बिस्मिल्लाह है, मैं 11 साल से इंडिया में रहता हूँ और मैं रिफ्यूजी भी नहीं हुआ। और मैं कई बार आया हुए ऑफिस में कि मुझे रिफ्यूजी करे। मेरा 5 बेटे 4 बेटी है, बीबी है। एक क्यों आना पड़ा वहाँ से, क्या मजबूरी थी आपकी? अफगानिस्तान में उधर तालिबान जुल्म करता है और तालिबान पहले से भी था। और इतना सालों में झगड़ा था और अभी तो तालिबान बिल्कुल गिर गए कि तालिबान के जुल्म की वजह से इन लोगों को अफगानिस्तान से यहाँ लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें लेकर ये UNHCR के दफ्तर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ जो दिल्ली में बैठे कई सारे ऐसे अफगानी नागरिक हैं, उन्होंने भी अब अपनी मांग और तेज कर दी है। वहीं काबुल के अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले एक और भारतीय से न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने काबुल में तालिबान के घुसने के बाद की पूरी कहानी बताई। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि काबुल से इंडिया पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। तबीवर सरदार। क्या करते थे आप काबुल में? मैं काबुल में US एम्बेसी में आर्मी को फूड सप्लाई में काम करता था, कैटरिंग कंपनी में। कैटरिंग का काम करते थे। तो आप कब काबुल से निकल के दोहा या कतर पहुंचे? मैं 15 अगस्त को निकल गया था, उधर एंट्री किया था। कैसे निकले थे आप? वो US आर्मी का वो जो फ्लाइट था ना, वो फ्लाइट में ही निकला था। इंडियन एम्बेसी आपको कितनी मदद की? इंडियन एम्बेसी मदद 3 नाइट किया है। 3 नाइट हम लोगों के साथ था। उधर जो बंदा काम करता है, 2-4 लग रहा था, एक सरदार था। मतलब काफी मदद की है। हाँ, वहाँ के हालात क्योंकि आप 15 अगस्त को वहाँ से निकले, हालात बताइए किस तरीके के हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, जब ये तालिबान अंदर घुसा तब से पूरा रोड बंद है। जब रोड क्लोज हो जाएगा तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, घर में रहना पड़ेगा। अभी तो जब घर में रहेगा तो उनको खाना पीना सबका प्रॉब्लम तो होगा ही ना। यही सिचुएशन, और कुछ नहीं है। और उधर का ज़्यादा बंदा जो नागरिक है डरता है ज़्यादा तालिबान को, यही प्रॉब्लम है। आप लोग निकले कैसे? एम्बेसी से जो एयरपोर्ट गए? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा एम्बेसी, हमारा जो इंडियन एम्बेसी ना, वो 1 महीना पहले हम लोगों को मैसेज भेज दिया था कि काबुल के अंदर कितना बंदा काम कर रहे हो, इधर एंट्री करो। ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा इंडियन एम्बेसी में, और हम US एम्बेसी में था काबुल में। तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग उधर से निकालने का सेफली वहाँ पे। तो हमारा सेफली वहाँ पे निकल दिया उन लोग को पता था कल ऐसा होने वाला है, इतने तक इधर तक आने वाला है, तो आज रात को इन लोगों को निकाल दो। तो पूरा रात के अंदर निकल दिया था सब। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही थी, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें, लोग डरे हुए हैं, हर कोई वहाँ से पलायन कर रहा है, क्या स्थिति? वो तो पहले अभी भी है, डरा हुआ है, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इसलिए बात चल रहा है। जो तालिबान है, गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी जितना बंदा है उधर बात चल रहा है। तो एक्चुअली US आर्मी बोला जो हम लोग जितना दूसरा कंट्री का है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी भेजा आर्मी, उधर की ऑस्ट्रेलिया के कुछ आर्मी था उधर, तो बोला हम लोग ये सब सेफली लेके जाएगा, उसके बाद जो भी करना करो। हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा, इतना दिन जितना बांधा है पूरा सबको निकल के हम लोग निकल जाएंगे।
जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में 10 दलों के 11 नेता शामिल हुए। ये मुलाकात करीब 40 मिनट से ज्यादा वक्त तक चली। बैठक के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो उनके विरोधी तेजस्वी उनके साथ खड़े थे। जाहिर है जाति की राजनीति पर कोई पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी दोनों ही राजनीति जाति पर टिकी हुई है। मीटिंग से बाहर निकलकर नीतीश कुमार ने कहा कि जातिगत जनगणना पर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक ही राय है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात सुनी है। बिहार के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधि मंडल मिला प्रधानमंत्री से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और नीतीश शर्मा जी। नीतीश जी क्या कहेंगे, क्या मांग की आप लोगों ने पीएम से? नहीं, हम लोगों ने तो बहुत स्पष्टता के साथ अभी कही दिया है। हम लोग सब मिले हैं, सारे लोग एक साथ रहे, और जो इसके मामले में जो बात है कि जो बिहार के सभी पार्टियां एकजुट होकर के इसके लिए 19 में 20 में ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है, इसलिए हम लोगों की बात को ध्यान देना चाहिए और जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, वो देश के हित में और सबके हित में। तो यूपीए सरकार में भी कुछ नहीं हुआ था, एक पहल की गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद है कि मोदी सरकार आपकी बात मानेंगे। हम लोगों की बात को काफी सब लोगों ने बात रखी, जो हमारे पार्टी के 10 पार्टी के लोग थे, सब लोगों ने बात रखी है, सबकी बात सुने हैं और सबकी बात को बहुत ध्यान से सुना है, और ये हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों की बात ने कहा कि उस पर जरूर गौर करें। कहा कि आपकी बातों को डिनाई नहीं किया, इसका मतलब? हाँ, आज कुछ किसी को डिनाई नहीं किए, सब लोगों की बात को सुना, तो इसी बात को कोई नकारा नहीं है, उन्होंने इसको सुना है, लेकिन जो भी निर्णय लेना होगा वो तो उनका निर्णय होगा ना। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैमरा पर्सन दिनेश जी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। नीतीश के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। तेजस्वी यादव के मुताबिक जातिगत जनगणना से मिले आंकड़े से फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है, कैसे हो जाएगा? और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं, मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। कांग्रेस के अजीत शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। अजीत शर्मा ने उम्मीद जताई कि पीएम जल्द लोगों के हित में फैसला लेंगे। हमसे बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के अजीत शर्मा जी हैं। क्या बात कही आप लोगों ने आज प्रधानमंत्री से? जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, और वो होने से पूरा द्वेष कमेगा, और सरकारी नौकरियों में, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, राज्य सरकार की हो, और मैंने एक नमूना पेश किया है 50-50%, और सबको ये देखिए करने से क्या होगा, द्वेष कम होगा समाज में। निश्चित तौर पर जाति जनगणना होना चाहिए, उसी से बिहार और देश का विकास होगा। ये देश का मामला है, जाति जनगणना होना चाहिए और पता होना चाहिए कौन किस जाति का है। और जाति जनगणना हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत गौर से सुने, उन्होंने कहा कि मैं इसको सब चीज प्रोस कॉन देख के मैं इसको बताऊं। लेकिन सरकार का जो पक्ष अब तक रहा है वो इसके खिलाफ में रहा है। क्या आपको अब कितनी उम्मीद, क्या उनसे उनके तरफ से आश्वासन मिला? नहीं, उम्मीद तो पूरी है। उन्होंने बड़ी गौर से सुना है और उन्होंने कहा है कि इसका सारा प्रोस्कॉन देख के हम निर्णय लेंगे। उन्होंने ना नहीं कहा है। क्या इसमें अल्पसंख्यकों का भी सबकी गिनती होनी चाहिए। अल्पसंख्यक हो, किसी जाति के लोगों, सब लोग का होगा, सभी जाति के वर्गों को फायदा होगा, द्वेष कमेगा समाज में और विकास होगा, बिहार और देश आगे बढ़ेगा। अगले साल 7 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए जाति आधारित जनगणना की इस चर्चा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AIMIM की तरफ से अख्तरुल ईमान ने इस बैठक में शामिल होने गए थे और बैठक के बाद क्या कहा, उनको भी सुनिए। हमारे साथ AIMM के अख्तरुल ईमान साहब हैं। ये बताइए कि क्या बातें आप लोगों ने आज प्रधानमंत्री से की? देखिए, प्रधानमंत्री जी को एक बार नहीं, दो बार, सन 1920 में और सन 1919 में भी बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है कि आने वाले दिनों में 2021 में जो जनगणना होनी है वो उसमें जाति आधारित जनगणना की जाए, क्योंकि सन 1931 के बाद आज़ाद भारत में
अब तक गोया जनगणना नहीं हुई है जाति आधारित। जब आप जनगणना कर रहे हैं तो जनगणना की वजह यही है कि हम अपनी जनगणना को जानना चाहते हैं, हम वृद्धि रेट जानना चाहते हैं, क्या ग्रोथ हुआ, साथ ही उसके सामाजिक उसके आर्थिक आकलन भी हमारे लिए है। तो जब हम पॉलिसी बनाएंगे और अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो हम सब कास्ट को रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन का आधार क्या होगा। अगर 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है तो ओबीसी में बहुत सारे कास्ट हैं, किनका क्या हिस्सा होगा, अलग कंपार्टमेंट भी उनका तय होना चाहिए। जिस तरह अभी हमारे सुरजापुरी को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन उसकी सही तादाद सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप कीजिए ताकि उसमें सुरजापुरी भी शामिल हो, चाहे उसमें कुल्हिया भी शामिल हो, सैखड़ा भी, सबकी गिनती हो। जिस तरह से ओबीसी का मामला यही है कि एससी और एसटी की गिनती कर रहे हैं आप, धर्म के आधार पर गिनती कर रहे हैं, कोई उन्माद नहीं हुआ, तो कास्ट और सब कास्ट की गिनती करने में क्या दिक्कत है। और आज के दिन में चूंकि आपको मोबाइल ऐप से करने का प्रोग्राम है, तो डिजिटल इंडिया में तो मैं समझता हूं कि सरकार पर कोई भार भी नहीं पड़ने जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक लड़के की पिटाई पर बवाल हो गया। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की खबर है कि पीड़ित लड़के के नाम तस्लीम है, जो चूड़ी बेचने का काम करता है। आरोप है कि इलाके के कुछ लोगों ने पहले लड़के का नाम पूछा और तस्लीम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। जबकि पीड़ित तस्लीम का आरोप उसने ये लगाया कि पिटाई करने वाले लोगों ने पहले उसकी जाति पूछी और फिर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। और इस मामले की जानकारी होने पर तस्लीम के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। सड़कों पर उतरे तस्लीम के समर्थकों ने थाने का घेराव करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने मामले में वीडियो के आधार पर आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदौर में एक लड़के की पिटाई पर बवाल हो गया है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़के का नाम तस्लीम बताया जा रहा है, जो चूड़ी बेचने का काम करता था। और आरोप है कि इलाके में कुछ लोगों ने पहले लड़के का नाम पूछा और नाम बताने पर जब उसने तस्लीम नाम बताया, उसके बाद उस पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। वहीं पीड़ित लड़के की अगर बात की जाए तो पीड़ित लड़के का ये कहना है कि पहले उसका नाम पूछा गया, उसकी जाति पूछी गई और उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी गई है। वहीं इस मामले की जानकारी होने पर तस्लीम के समर्थकों ने भी जमकर बवाल किया और सड़कों पर उतरे तस्लीम के समर्थकों के ने थाने का भी घेराव करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है और जमकर हंगामा किया। कौन हो मुसलमान हो, कौन हो, हमने कहा हम सब मुसलमान है। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। वो वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के साथ में जो पुलिस है, पुलिस ने उस पर तत्काल उसका खंडन भी जारी किया पुलिस ने कि यदि इसमें कोई भी फरियादी पुलिस के पास में नहीं आया है, यदि कोई फरियादी आता है तो जो भी इसमें न्याय संगत कार्रवाई है पुलिस न्याय संगत कार्रवाई इसमें करेगी। इसके बाद कुछ लोग आए यहाँ पे सेंट्रल कोतवाली में, उन्होंने एफआईआर के लिए उसमें दरखास्त करी। पुलिस ने जैसा उन्होंने आवेदन लिखा, जो ललिता कुमारी जजमेंट है उसका पालन करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आधार पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। यहाँ पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। और मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस पूरे मामले पर अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो क्या कहना है सरकार का? तो आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पिटाई का एक वीडियो ये वायरल हो रहा है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर का बताया जा रहा है, जहां पर जो शख्स जिसकी पिटाई की जा रही है उसका ये आरोप है कि पहले जो लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं उन्होंने उसका नाम पूछा, जब उसने अपना नाम बताया फिर उसकी जाति पूछी गई और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। और जो लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया, तस्लीम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हालांकि इसके बाद तस्लीम के जो समर्थक थे उन्होंने जमकर हंगामा भी किया और वो पुलिस थाने भी गए, उसका घेराव भी किया और उसके बाद पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन भी इन लोगों तक दिया है। और मनोज जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज, इस पूरे मसले पर क्या कहना है मध्य प्रदेश सरकार का?
मध्य प्रदेश की सरकार का एक तरह से पूरा सियासी संग्राम मध्य प्रदेश में रात 1:30 बजे से बीती रात से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ट्वीट किया, कांग्रेस के तमाम नेता आए कि आखिर ये राष्ट्रवाद है या फिर आतंकवाद है, और तालिबान से इन बातों को जोड़ा। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, मतलब एक चूड़ी वाले की पिटाई होती है, पिटाई होने के बाद FIR नहीं होती है, और उसके बाद अगर मतलब इसके बाद जो सारा कुछ जो सामने आ रहा है उसको लेके कांग्रेस कह रही है कि भाई देखिए, कांग्रेस तो हर समय षड्यंत्रकारियों देशद्रोहियों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि एक्शन क्यों हुआ, उसने चूड़ी वाले ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, इस पर कोई प्रश्न पूछ रहा है? मैंने और आपने तो अपनी वल्दियत नहीं छुपाई, अपनी पहचान नहीं छुपाई। उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। और इस देश में देखिए, दुर्भाग्य मनोज जी यही हो रहा है, हर समय न्यूज़ किस चीज़ की बनती है? रिएक्शन की। हम एक्शन पर बात नहीं करते। एक वीडियो है जिसमें पिटाई हो रही है, पिटाई के बाद तो उस पर FIR हो गई पिटाई वालों पर। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे थे कांग्रेस वाले? क्योंकि वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थापित करना चाहते हैं कि वो बहुसंख्यक समाज के खिलाफ हैं, जिसमें इस पूरी घटना को धर्म का रंग दिया जाए। मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा है कि वो व्यक्ति है, उसको हिंदू मुसलमान में मत देखो। वो व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, क्या उस पर कोई पूछेगा? इस देश में आप देख लिया, हर जगह केवल रिएक्शन पर चर्चा होती है, रिएक्शन की न्यूज़ बनती है। कैसे उसने अपनी पहचान कैसे छिपाई? क्या आपके पास, सरकार के पास, पुलिस के पास क्या साक्ष्य है कि उसने अपनी पहचान छिपाई? 2-2, 4-4 आधार कार्ड मिले हैं, उसके पास आधार कार्ड मिले, वो अपना धर्म छुपाया, उसने अपना नाम परिवर्तित करके अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाई है। तो ये तो बड़ा मामला, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला। इस देश का ये दुर्भाग्य है। बताइए, यही चीज़ अमेरिका में होती तो क्या इसकी चर्चा होती? मुख्य मुद्दा है, देश से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस तो इसको सीधे सीधे तालिबानी तरीके से जोड़ रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता है तालिबानी, कांग्रेस के नेताओं के क्रियाकलाप है तालिबानी। इस देश में जब जब देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको बचाने के लिए कांग्रेस उनको संरक्षण देने लगती है। मैं फिर कहूंगा, एक्शन था, उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। रिएक्शन था कि किन्हीं लोगों ने उसकी पिटाई की, पर उस रिएक्शन के खिलाफ जो पुलिस को करने का हक किसने दिया उनको? देखिए, दो बातें हैं। मुख्य मुद्दा ये तो है नहीं, इसलिए तो FIR हो गई, पर मुख्य मुद्दा है कि इवेंट के मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा आइडेंटिटी छुपाना है या पिटाई होना है? आप बताइए, आप बताइए ना, बताइए, आप बताइए। मेरा कहना है कि केवल इसलिए कि हिंदुओं के खिलाफ कोई मुद्दा बन रहा है तो आप भी शुरू हो गए और कांग्रेस भी शुरू हो गए। मेरा आपसे सवाल है कि जब वो उधर पहुंचे, थाने में जाकर FIR नहीं हो रही थी, कुछ लोगों ने जाकर थाने में प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन करने का हक भी नहीं है। पुलिस ने स्पष्टीकरण किया है कि इनका प्रदर्शन FIR के बाद हुआ है। मुद्दा तो वही है, FIR तो पहले पुलिस ने संज्ञान लेके कर दी थी, फिर आपने क्यों प्रदर्शन किया? और फिर कोरोना की कुछ गाइडलाइन भी है ना, आप कोरोना के समय तो सभी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगी है। यदि नहीं करते कार्रवाई तो भी आप ये न्यूज़ बनाते। तो अब आप आगे क्या कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि उस व्यक्ति की पूरी जांच होनी चाहिए कि उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हैं विश्वास सारंग, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सारे मुद्दे की जड़, सारे बवाल की जड़ उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाई। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो भी पहले कह चुके हैं कि 2 आधार कार्ड मिले, वो व्यक्ति अपना नाम बदलकर उस इलाके में चूड़ी बेच रहा था। तो इन सब तमाम बातों को लेकर फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम मचा हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब इस मुद्दे को लेकर संग्राम छिड़ गया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।